नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 2024 चुनावों को लेकर जैसे जैसे बिसात तैयार होती जा रही है वैसे वैसे कई मुद्दे सामने आते जा रहे हैं। चाहे बात कर ले हम चुनावी बॉन्ड की या फिर बात कर ले बीजेपी सांसद जो कि अनंत कुमार का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि 400 पार जो नारा बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है वो इसलिए ज्यादा जरूरी है ताकि संविधान में कुछ संशोधन किया जा सके। उसके बाद सत्ता पक्ष पर विपक्ष हमलावर है तो दूसरी तरफ आम जनता इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ सोचती है वही राय जानने और समझने के लिए हम जनता के बीच उतर चुके हैं। जनता से जानेंगे कि 2024 से पहले क्या जनता के मुद्दे भी कुछ सामने आएंगे या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दाव खेलती रही। बातचीत कर लेते हैं सर। हालांकि एक और खबर आपको बता दूं कि पीएम मोदी संबोधन करने वाले थे, देश की जनता को कोई बड़ा ऐलान करने वाले थे लेकिन कैंसिल हो गया। क्या कुछ लगता है कि पीएम मोदी अगर लाइव आएंगे तो इस बार देश की जनता को क्या बड़ा पैगाम दे देंगे? ये घातक है देश के लोकतंत्र के लिए। किसी भी नेता में इतना कॉन्फिडेंस आना ही नहीं चाहिए। उसको अगर बात करनी है कि हम सरकार बनाएंगे ये कह दे समझ में आता है, लेकिन हम बनाएंगे और इतनी मजबूती से बनाएंगे यानी विपक्ष साफ। और जहाँ पर गार्जियन, विपक्ष इस देश में गार्जियन की भूमिका में होती है। जैसे घर में बच्चे के ऊपर माँ बाप होते हैं कि बच्चा कुछ गलत करेगा तो माँ बाप बताएंगे कि ये गलत है। आगाही कर सकते हैं, कर तो कुछ नहीं सकते क्योंकि बच्चे के हाथ में सब कुछ होता है। ठीक इसी तरीके से जब माँ बाप होते हैं तो उनके ऊपर दादा दादी होते हैं। ठीक वो भी समझा ही सकते हैं। तो मोदी जी चाहते हैं कि उनको सजेशन देने वाला भी कोई ना हो। मोदी जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इशारा कर रहे हैं कि मुझे डिक्टेटरशिप चाहिए। आई एम द किंग, मैं राजा हूँ। और 400 पार में बोल रहे हैं ना वो। हो सकता है मोदी जी 543 की 543 सीटें जीत जाएं, मगर अगर जीत जाते हैं तो ये देश के लोकतंत्र के लिए गर्व का विषय नहीं है, ये दुर्भाग्य का विषय है कि देश में विपक्ष की समाप्ति होगी। और देश में देखो, राहुल गांधी इतने बड़े लीडर हैं, विपक्ष के नेता हैं। ठीक है, लोग कहेंगे बड़े भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन स्ट्रांग लोग तो हैं, राजशाही परिवार से तो आते हैं। इतने बड़े बड़े घराने के लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, आज उनकी नहीं सुनी जा रही। तो इस देश की आम जनता को सोचना है कि जो इतने पावरफुल लोग हैं वो सरकारों के आगे अपनी बात नहीं रख पा रहे, सरकार को नहीं झुका पा रहे, तो इस देश की आम जनता की हैसियत रहेगी कि जब मोदी जी 400 जीत जाएंगे कि मोदी जी के खिलाफ कुछ भी कर सकें। इस देश में लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों का हटना 400 पार होना है। ठीक है, इस देश में प्रोटेस्ट का अधिकार छीन लेना मोदी जी का 400 पार होना है। इस देश में सरकार से सवाल पूछ लेना 400 पार होना है। इस देश में मीडिया की भूमिका को लगभग चाटुकारिता की भूमिका में ठीक है समावेशन कर देना 400 पार होना है। तो 400 पार देश की जनता से अपील है कि अगर किसी व्यक्ति में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है तो क्योंकि लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में, तो जनता के हाथ में ही होनी चाहिए। जनता से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। इस देश की जनता को यकीनन जिताना है, जिता दो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी व्यक्ति को इतनी पावर मत दो कि वो निरंकुश हो जाए, तानाशाह हो जाए। 400 पार की कई परिभाषाएं आपने सुना दी, लेकिन एक परिभाषा बीजेपी के सांसद भी दे रहे हैं सर। अनंत कुमार कह रहे हैं कि 400 पार अगर सीटें हासिल हो जाती हैं तो फिर संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिया जाएगा, आसानी हो जाएगी। इसके पीछे क्या मायने आपको समझ में आ रहे हैं? एक होता है संविधान में संशोधन, एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। संशोधन का मतलब समझते हैं क्या है? संशोधन संविधान में नहीं होते, इंसान के जीवन में भी होते हैं और धर्म के अंदर भी होते हैं। हिंदू धर्म में सती प्रथा थी। ठीक है, राजा राम मोहन ने क्या किया? बाल विवाह था। ठीक है, क्या किया? इसमें संशोधन किया। संशोधन का मतलब होता है कि पहले जो गलतियां हुई हो, जो गलत हुआ हो, उसको ठीक कर देना। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द गलती नहीं है। इस देश की लोकतंत्र की रीढ़ है कि ये देश धर्म से ऊपर है, ये देश धर्म और जाति संप्रदाय से ऊपर है। और अगर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देंगे तो वो संशोधन की बात नहीं कर रहा, किसी चीज को सुधारने की बात नहीं कर रहा, वो देश के संविधान को बिगाड़ने की बात कर रहा है। संशोधन नहीं करेगा, वो देश के मूलभूत ढांचे को डैमेज करने की बात कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ सीटें जीतना बीतना तो बात की बात, अगर किसी नेता ने ऐसा भाषण दिया है तो उस पर इमीडिएट मुकदमा होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं वही कह रही हूँ, किसी आम व्यक्ति का बयान नहीं बल्कि सांसद है, वो भी बीजेपी जो सत्ता में इस वक्त है, वो ऐसा बयान दे रहे हैं। तो उसके पीछे मानसिकता क्या हो सकती है? क्या पूरे बीजेपी जो पार्टी उनकी मानसिकता यही है कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, जैसे आरोप विपक्ष लगा रहा है? ये ठीक वैसा ही है कि एक वेजिटेरियन खाना परोसने वाला अपने रसोई में चिकन और मटन परोसने लगे। ठीक है, एक सांसद जिस पर जिम्मेदारी है देश की संसद को सुचारू रूप से चलाना, देश के संविधान के मूल्यों को बरकरार रखना, वो ऐसे बयान दे रहा है, शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। और उस सांसद की सदस्यता जानी ही चाहिए। लेकिन बीजेपी तो पल्ला झाड़ रही है। बीजेपी कह रही है कि निजी बयान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
बीजेपी पल्ला झाड़ रही है, ठीक है। बीजेपी ने क्या, निजी बयान है ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट है। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति जब पर्सनल जीवन में है ही नहीं, वो पॉलिटिकल जीवन में, सामाजिक जीवन में लोगों के लिए जीता है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो अपना पर्सनल निजी राय मीडिया में क्यों दे रहा है? मीडिया पर्सनल प्लेटफॉर्म नहीं है। अपने पर्सनल राय अपने परिवार में दो, अपने पर्सनल राय अपने घर खानदान में दो। मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक जीवन में आप ऐसा बयान दे रहे हो तो ये निंदनीय है, चिंतनीय है और कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी पल्ला झाड़ रही है तो वो भी गलत है, क्योंकि बीजेपी का पल्ला झाड़ना कहीं ना कहीं उनके इस बयान को समर्थन देना ही है। क्योंकि अगर यकीनन तुम उनके बयान से चिंतित हो, ठीक, अगर उनका निजी बयान भी है, एक सांसद के नाते अगर उनके निजी जीवन के बयान में ऐसे, तो एक पुलिस वाले ने इंद्रलोक पे लात मार दी, लोग कहेंगे कि भैया ये लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन उसकी निजी भावना थी, उसको पर्सनल किल्सन थी उन लोगों से, जी लात मार दी, तुम धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हो? अगर पर्सनल भावना थी तो भी गलत था, उस पुलिस वाले का सस्पेंशन फिर भी होना चाहिए और उस पुलिस वाले पे फिर भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी आदमी की निजी भावना अगर देश के खिलाफ है तो हम उसकी निजी भावना के भी खिलाफ है। सर, कुछ ही महीने पहले देखिए पीएम मोदी के जो आर्थिक सलाहकार थे, उनका बयान भी आया था कि 100 साल बाद देश को नए संविधान की जरूरत है। तब भी और अब सांसद का बयान आता है तब भी बीजेपी यही कह रही है कि तमाम बयान निजी बयान है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। क्या इतना कह देने से बीजेपी सेफ साइड हो जाती है? देश का दुर्भाग्य यही है कि देश को भूतकाल और भविष्यकाल में जिया जा रहा है, ठीक है। मतलब वर्तमान की बात करने को तैयार नहीं हो। जहां बात आ जाती है हिंदू मुस्लिम एजेंडे की तो बताया जाता है औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे, बताया जाता है इतिहास में गलतियां हुई थी, पहले 70 साल पहले ये था। अभी योगी जी ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया था तो क्या बताया था? 444 साल पहले प्रयागराज था, हमने गलती सुधार दी, ठीक। अरे भैया, जो पहले हो चुका उसे छोड़ो और फिर ये दूसरी बात क्या करें कि आगे 50 सालों में ये हो जाएगा। ये देश वर्तमान में जीना कब शुरू करेगा? ये सरकारें वर्तमान की बातें कब करेगी? वर्तमान की जरूरत है इस देश की रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने देश विकसित होने की पहली कंडीशन पता है क्या है? देश में एजुकेशन का प्रभाव बढ़ना, देश में शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ना। और एजुकेशन में कहाँ है भारत साक्षरता दर में कहाँ है? क्या है भारत की साक्षरता दर? पता है आपको? बिल्कुल नाश कर रखा है। मोदी जी ने एजुकेशन पर कुछ काम तो किया नहीं, पूरे 10 साल में एक बैठक नहीं की एजुकेशन के नाम पर। मोदी जी के द्वारा एजुकेशन के क्षेत्र में कितनी टेक्नोलॉजी लाई गई। पहला रोबोटिक टीचर देश को कब मिलेगा? ठीक है, पहला स्मार्ट क्लासरूम, पहला डिजिटल स्कूल देश को कब मिलेगा? बताओ मुझे, क्या मोदी जी ने इसमें कोई कदम उठाया? हाँ, एक कदम उठाया कि किताबों पर जीएसटी लगा दी, देश में शिक्षा पर 18% जीएसटी लगा दी और सेकंड हाईएस्ट टैक्स एजुकेशन पर लगा के रख दिया। शिक्षा का बजट तो बढ़ाने से रहे। और बात करोगे तुम विकसित भारत की, विकसित भारत किसी धर्म के एजेंडे के तहत नहीं आ सकता, ठीक है। तुम विकसित की बात कर रहे हो और बात कर रहे हो कि मूर्तियों में तुम्हारे प्राण आ जाते हैं। भैया ठीक है, आस्था का विषय आ जाते हैं भाई, हमारी आस्था का विषय, ठीक, लेकिन उसको तुम देश में हर एक व्यक्ति पे नहीं थोप सकते ना। सबकी अपनी अपनी अलग अलग आस्था है, देश किसी एक आस्था से चलता नहीं। देश डेमोक्रेटिक है, देश में सभी संप्रदाय के लोग हैं, सभी संगठन के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग हैं, सबकी रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो देश आस्था पे नहीं चलता, देश लॉजिक पे चलता है, टेक्नोलॉजी पे चलता है, एजुकेशन पे चलता है, लोकतांत्रिक ढांचे पे चलता है। रशिया, अमेरिका, मैं कह रहा हूँ जिस दिन कोई देश तरक्की करेगा, इस देश के लोगों की सिंपल सा मैसेज है, इस देश के लोगों की भीड़ में जाना आप कभी, और लोगों के सिर्फ कपड़े को देखना, लिविंग स्टाइल को देखना। मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति नॉर्मल 10,000 रुपये कमाता हो और उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये बढ़ जाए तो उसकी शर्ट का कपड़ा बदल जाता है, पहनने का तरीका बदल जाता है, जूते बदल जाते हैं, साइकिल से बाइक पर आ जाता है। 10,000 रुपये का बदलाव उसकी तनख्वाह में उस आदमी की जीवनी को बदल कर रख देता है। मोदी जी विकसित भारत बना रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भिखारियों की तादाद कम नहीं हो रही, हमारे यहाँ लोगों के कपड़े अच्छे नहीं हो रहे, हमारे यहाँ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है, हमारे यहाँ लोगों के जूते अच्छे नहीं हो रहे, ठीक है। ये मोदी जी का विकसित भारत है। विकसित भारत हो जाएगा तो ये लोगों के चेहरे पर दिखेगा, लोगों के चेहरे पर चमक दिखेगी, जैसे रशिया के लोगों के चेहरे पे दिखती है, दुबई के शेखों के चेहरे पे दिखती है, अमेरिका के लोगों के चेहरे पे दिखती है। इंडिया के लोगों पे वो चमक कब आएगी? और जब विकसित होगा तब। झूठे जुमलों से विकसित नहीं होगा। देश 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन तो रहा है, लेकिन देश की स्थिति है क्या? तुम 5 ट्रिलियन कह रहे हैं ना, 5 ट्रिलियन, मैं कह रहा हूँ मोदी जी इसको 15 ट्रिलियन में बना देंगे तो मोदी जी जैसा शासन दे रहे हैं, इस देश में विकास नहीं आएगा, देश विकसित नहीं होगा। क्योंकि देश मानसिक रूप से अपाहिज कर दिया मोदी जी ने, देश मानसिक रूप से बीमार, इसलिए मोदी सरकार 400 बार, इसलिए मोदी सरकार तीसरी बार, ठीक है। देश को ऐसी सरकार नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसी नेता में ऐसा कॉन्फिडेंस है, सच में ये दुर्भाग्य है। बदलाव बहुत जरूरी है, इस देश की जनता के लिए जरूरी है। एक तरफ तो देखिए तमाम दावे हैं, 400+ का नारा भी है, लेकिन सर दूसरी तरफ
चुनावी बॉन्ड जो चंदा होता है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दिया एसबीआई को। इस पूरे फैसले के बाद क्या राय है, कैसे देख रही है आम जनता इसको? देखो, ये तो गलत ही था, ठीक है, कि एक पार्टी 10 साल में इतना फंड इकट्ठा कर लेती है कि 70 साल पुरानी पार्टी इतना फंड इकट्ठा नहीं कर पा रही। और चलो फंड इकट्ठा कर ले, एक होता चोरी, एक होता सीना चोरी। बिल्कुल डेटा देखो, खुलासे कहते हैं ना कि इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये एक ऐसा रहस्य जिसका सबको पता है, ठीक, बस उस रहस्य पे मोहर लगनी है। ये तो सबको पता है कि बीजेपी ने चोरी करी है, पॉलिटिकल पार्टियों ने चोरी करी है, अनियमित तरीके से चंदा लिया है, देश में करप्शन बढ़ाया है, ठीक, और करप्शन के भरपूर भागीदार देश के सत्ताधारी लोग ही होते हैं। चाहे सत्ता में कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने भी करप्शन किया, आज सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी ने भी किया। देश में चुनाव के नाम पे जी सर, जो चंदा और धंधे वाली बात चल रही है, इससे क्या कोई राज खुल सकता है? क्या सरकार पर भी कोई आंच आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी जी, ठीक है, लेकिन ये सरकार बैकफुट पर नहीं आएगी, क्योंकि चंदे से बड़ा धर्म हो चला है, ठीक है। मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि देश में 2 मिलियन के आसपास, 20 लाख के आसपास मंदिर हैं, और 2 मिलियन मंदिरों में 100 मंदिर ऐसे हैं जिन पर इतना चंदा आता है कि जो भारत सरकार के बजट से दुगना है, ठीक। बावजूद इसके, ठीक, इस देश में टेम्पल को इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा साधन माना जाता है, उन पर सरकारों का नियंत्रण नहीं है, ठीक है, और उनका पैसा कहाँ खर्च होता है, किस चैरिटी में खर्च होता है, ये आज तक कोई डेटा नहीं है, और कुछ नहीं होगा सरकार का। ये देश में, इस देश की जनता डिजर्व करती है वैसे ये चीज़ें, क्योंकि इस देश में जनता मूलभूत मुद्दों पे वोट नहीं करती। अगर आज इस देश अगर बेसिक मुद्दों पर जो जनता के बुनियादी मुद्दे होते हैं उन पर वोट किया जाए, उन पर चुनाव लड़ा जाए, तो क्या देखते हैं किस पार्टी की कौन सी स्थिति कहाँ पर है? मोदी जी अपनी जमानत जब्त करा लेंगे अगर देश में जी, अगर देश के बेसिक मुद्दों पर चुनाव हो जाए, ठीक, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर चुनाव हो जाए, तो मोदी जी अपनी जमानत जब्त करा लेंगे। अब सोचो, जब राजा की हैसियत नहीं है बेसिक मुद्दे पर चुनाव जीतने की, तो बाकी सांसदों की तो बात ही छोड़ दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, आम जनता से बातचीत करें तो समझ रहे थे कि जो तमाम मुद्दे चुनावों से पहले उत्पन्न होते जा रहे हैं, खड़े होते जा रहे हैं, इन मुद्दों पर जनता की राय क्या है। हालांकि चुनावी बॉन्ड को लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं गिरती नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो बयान, विवादित बयान सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बातचीत की जाए, जैसा शख्स ने बोला, सर ने बोला कि अगर असल मुद्दों पर चुनाव हो तो कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव देखने लायक होगा और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।